आपने कई बार कई जगह सुना होगा, आपने जब छोटी क्लासेस में आप ईवीएस पढ़ते थे, साइंस भी नहीं पढ़ते थे, ईवीएस पढ़ते थे, तब से आप ये दो वर्ड तो सुनते हुए आ रहे हैं, एनवायरमेंट और इकोसिस्टम। अभी ये इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम बहुत सिमिलर से वर्ड्स दिखते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है बच्चा। इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। इन्वायरमेंट कहता है कि एज एन ऑर्गेनिज्म आपकी सराउंडिंग में आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो आपका इन्वायरमेंट है। बोलते हैं ना कि उस बच्चे का तो इन्वायरमेंट खराब है ना, इसलिए वो जो है डल डल रहता है या डिप्रेस रहता है। ये तो नॉर्मल कैजुअल डे टू डे लाइफ में हम ये वर्ड बहुत यूज करते हैं। तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म के आसपास जो भी सराउंडिंग है उसे आप इन्वायरमेंट बोल दोगे। हिंदी में इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण, ठीक है। इकोसिस्टम एक बायोलॉजिकल टर्म है, साइंटिफिक टर्म है, जिसका मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म के आसपास जो लिविंग कंपोनेंट है और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, और उस लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट में क्या इंटरैक्शन हो रही है उसे आप इकोसिस्टम बोलते हो, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज इकोलॉजी। पहली बात, इकोसिस्टम को अगर आप बाद में जाके स्टडी करोगे 11th-12th में बायोलॉजी लेने के बाद, तो उसे बोला जाएगा इकोलॉजी। बट अदरवाइज इकोसिस्टम इज द इंटरैक्शन बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है। तो लिविंग कॉम्पोनेंट को हम बायोटिक बोलते हैं बच्चा। बायो का मतलब होता है लाइफ, तो बायोटिक कॉम्पोनेंट हो गया लिविंग कॉम्पोनेंट। एबायोटिक का मतलब होता है विदाउट लाइफ, तो वो हो गया आपका नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट। समझ आया ना आपको डिफरेंस? एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इकोसिस्टम एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मिलके क्या करती हैं, इंटरैक्ट करती हैं और अपनी लाइफ को प्रोसीड करती हैं। अभी इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। अगर आप एक जगह बदलोगे, टाइम फ्रेम बदलोगे, तो इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। जैसे आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले अर्थ का टेम्परेचर जो है थोड़ा डिफरेंट था, अभी अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इन्वायरमेंट टाइम फ्रेम के बेसिस पे और इन्वायरमेंट जगह के बेसिस पे चेंज हो जाता है ना। इकोसिस्टम ऑन दी अदर हैंड सेम ही रहता है, क्योंकि जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है, वो तो वही रहने हैं ना एक एनवायरमेंट में। तो इकोसिस्टम मोर और लेस सेम रहता है। इन्वायरमेंट एक जगह और उसकी प्लेस टाइम पे डिपेंड करता है। इकोसिस्टम डिपेंड करता है लाइफ प्रोसेसेस पे। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में इंटरैक्शन कैसे होगा? इंटरैक्शन का क्या मतलब है? अच्छा चलो सनलाइट का एग्जांपल लेते हैं। सनलाइट से कौन इंटरैक्ट करता है? एनर्जी पूरी फूड चेन बनाने के लिए प्लांट्स इंटरैक्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का इंटरैक्शन देखने को मिलता है। प्लांट्स उसे ऑब्जर्व करते हैं। आप ये पढ़ चुके हो, टर्म 1 में ही आप पढ़ चुके हो वो चैप्टर में, लाइफ प्रोसेसेस में, है ना। तो प्लांट जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस के साथ खाना बनाते हैं। वो खाना बाकी सारे एनिमल्स को सर्वाइव करता है। इकोसिस्टम ऐसे प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है। एनवायरमेंट एक जगह और टाइम पे डिपेंड करता है। तो ये तो हो गया दोनों का बेसिक डिफरेंस। नाउ इकोसिस्टम हमें थोड़ा उसमें पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो हम उस पर ध्यान देते हैं। यहां आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बच्चा। ब्रॉडली इकोसिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को आप क्या बोल सकते हो? आर्टिफिशियल को आप नॉन लिविंग भी बोल सकते हो। नेचुरल को आप बायोटिक बोल सकते हो और एबायोटिक भी बोल सकते हो। अच्छा नहीं, वो तो कंपोनेंट्स हो गए। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं। टाइप ऑफ इकोसिस्टम का मतलब है नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम हो जाएगा जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, हमने नहीं बनाया, वो नेचर में ही ऐसे एग्जिस्ट करता है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जैसे कि मान लो फार्म हो गए, खेती करने वाला लैंड है, वो तो हम खेती कर रहे हैं तो वो इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है ना। हम खेती नहीं कर रहे होते तो वो इकोसिस्टम नहीं एग्जिस्ट कर रहा होता। तो फार्म इज बेसिकली अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, और यू कैन से मैन मेड इकोसिस्टम, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल वो होता है जो नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अभी नेचुरल फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मतलब पानी वाला इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन वाला, धरा वाला इकोसिस्टम। पानी वाले में भी दो तरीके का आएगा, एक आएगा जिसमें खारा पानी है यानी कि मरीन वाटर, सॉल्टी वाटर है। एक आएगा जिसमें फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर का मतलब जो पीने वाला पानी होता है जिसमें बेसिकली नमक नहीं होता है। तो फ्रेश वाटर के एग्जांपल्स क्या आएंगे भाई? रिवर्स, फ्रेश वाटर लेक्स। भाई लेक्स भी दो तरीके की होती है, ब्रैकिश वाटर लेक भी होती है, चिलिका वगैरह, आप क्लास 9th में एसएसटी में पढ़ के आए हुए हो। तो रिवर और पॉन्ड्स और लेक्स जिनमें बेसिकली फ्रेश वाटर है वो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। मरीन में क्या एग्जाम्पल आएंगे? कोस्टल एरियाज हो गए भाई, जो समुंदर है, जो सीज हैं, जो ओशन है, ये सारे मरीन में आएंगे क्योंकि यहाँ पे खारा पानी होता है। अब ऑन दी अदर हैंड नेचुरल इकोसिस्टम धरा वाला भी होता है, लैंड वाला भी होता है, वो भी अलग अलग तरीके का है। या तो डेजर्ट में होगा, है ना, जैसे थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट,
या तो फॉरेस्ट होगा, रेन फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, अलग अलग तरीके का फॉरेस्ट है। अच्छा, अगर आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है तो वो यहां चला जाएगा, अगर मैन मेड फॉरेस्ट है तो वो यहां चला जाएगा। अभी हम नेचुरल फॉरेस्ट की बात करें, ग्रासलैंड हो गए बड़े बड़े, वो भी नेचुरल तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। कश्मीर में देखो कितने सारे ग्रासलैंड्स हैं, जो हम पैस्चर लैंड बोलते हैं जिन्हें, वो ग्रासलैंड ही तो होते हैं, हम जो एसएसटी में पढ़ते हैं, जहां पे हमारा लाइफ स्टॉक, गाय बैल बकरियां जो है खाना चरती हैं, अपना घास चरती हैं, वो ग्रासलैंड हो गए। सो दिस इज द बेसिक टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम on the basis of either they are natural or they are human made. Now what are the components of ecosystem? components का मतलब है क्या parts होते हैं। तो अभी आपने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि components दो होते हैं, एक होते हैं बायोटिक यानी कि लिविंग components, एक होते हैं सॉरी ए बायोटिक है, ये नॉन लिविंग होगा, नॉन लिविंग components, और एक होते हैं लिविंग components। नॉन लिविंग में आ गया जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर, मतलब कि क्या बारिश है, क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेसिपिटेशन है, क्या फोटो पीरियड है, लाइट है, कैसी हवा है, ये सारे क्लाइमेटिक, जो भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स के एलिमेंट्स आप क्लास लाइंस में पढ़ के आए हो ना, वो एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आ जाएंगे। एडाफिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे कि सॉइल, पीएच, मिनरल्स, ये सारे एडाफिक फैक्टर्स होते हैं। कुछ इसमें से आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, कुछ इसमें से आप 11th 12th में अगर बायोलॉजी लोगे तो उसमें पढ़ोगे। मतलब क्या होता है एडाफिक का? एडाफिक का मतलब ही होता है द कंडीशन ऑफ द सॉइल, चाहे सॉइल फिजिकल उसकी कैसी कंडीशन है, उसकी बायोलॉजिकल कैसी कंडीशन है, उसकी केमिकल कैसी कंडीशन है। आपको लगेगा मैम ह्यूमन बींग्स को ये सॉइल की कंडीशंस क्यों करेंगी ना, मतलब क्यों ही हमें इफेक्ट डालेंगी, करती हैं। सॉइल और सॉइल का पीएच और सॉइल में कौन कौन से मिनरल्स है उस पर डिपेंड करेगा, वहां पे क्या वेजिटेशन होगी, वहां पे क्या एनिमल्स होंगे, और वही प्लांट्स को और एनिमल्स को कंज्यूम करके ह्यूमन बींग्स की लाइफ सस्टेन होती है। तो एडाफिक फैक्टर्स एक तरीके से सारे ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करते हैं। अच्छा, लिविंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं इकोसिस्टम के? लिविंग कंपोनेंट्स में आते हैं आपके ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्दर 3 टाइप के होते हैं बच्चा, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। अभी ये बॉलीवुड वाले प्रोड्यूसर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम। प्रोड्यूसर का मतलब होता है प्रोड्यूस करने वाले, जो किसी चीज को उत्पन्न करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स में आते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स, या फिर साइनोबैक्टीरिया बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गे, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकते हैं, अपना खाना इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से खुद बना सकते हैं, उन्हें आप बोलते हो प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स मतलब बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी एनर्जी की नीड्स के लिए, उन्हें आप कंज्यूमर्स बोलते हो। फिर कुछ अच्छे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं भाई, फंजाई और सेप्रोट्रोफ्स जैसे कि आपके मशरूम्स हो गए, कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं, अर्थवॉर्म होते हैं, मिलीपीड्स होते हैं, स्नेल्स होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोजर्स का काम करते हैं बच्चा। सिर्फ डीकम्पोजर्स में फंजाई या बैक्टीरिया नहीं आते, काफी सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। ये लोग डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे एक्ट अपॉन करते हैं और उन्हें बनाते हैं अपना एनर्जी का सोर्स। आगे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, अभी बस मैं आपको चार्ट बताना चाह रही थी। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ना अब डिटेल में पढ़ लेते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में से क्या आएगा इकोसिस्टम का? फिजिकल एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी इसमें आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, ये भी आ गए। क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि प्रोड्यूसर किस तरीके के होंगे। भाई कहीं अगर गर्मी पड़ती है तो वहां पे डेजर्ट होता है बहुत ज्यादा, कहीं अगर बहुत बारिश पड़ती है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स बारिश वाले होते हैं, तो वहां पे रेन फॉरेस्ट होते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एक तरीके से आप देखो इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक इंडिपेंडेंटली नहीं चलते हैं, उन दोनों के बीच में कंटिन्यूअस इंटरैक्शन होता है, और उस कंटिन्यूअस इंटरैक्शन की वजह से ही लाइफ जो है कंटिन्यूटी बना के रखती है दुनिया में या एनवायरनमेंट में। सो ऐसा मत सोचना कि लैंड और पानी के बिना भी हमारे बायोटिक कंपोनेंट जिंदा रह जाएंगे। इट इज ऑल विद द कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ द इकोसिस्टम दैट वी आर अलाइव। नाउ बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक आई सेड, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स 3 तरीके के होते हैं। एक तो पता नहीं क्यों मैं यह नंबरिंग सही डालती हूँ, जब मैं पढ़ाने बैठती हूँ और स्लाइड्स डाउनलोड करती हूँ तो नंबरिंग गलत हो जाती है। I have no idea why. So the biotic components of an ecosystem is a community of organisms which is made up of many different interdependent population. बच्चा biotic components में single cell organisms भी आते हैं और आपके multi cellular organisms भी आते हैं।
प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। कंज्यूमर फर्दर बहुत तरीके के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। प्रोड्यूसर जो है उनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोला जाता है। ऑटो का मतलब खुद से, ट्रॉफ्स का मतलब द प्रोसेस बाय विच फूड इज सिंथेसाइज्ड। तो आपको पता है प्लांट्स इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी बोला जाता है। ऑटोट्रॉफ्स बोलो, प्रोड्यूसर बोलो, एक ही बात है। नाउ द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। तो अभी तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। हमने देखा कि इकोसिस्टम कितने तरीके का हो सकता है, हमने देखा कि इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एंड नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स मिलके फंक्शन कैसे करते हैं और हमारी आसपास की दुनिया चलती कैसे है। तो हमेशा याद रखना कि इकोसिस्टम में कोई भी कंपोनेंट इंडिपेंडेंट तरीके से वर्क नहीं करता है, बल्कि इकोसिस्टम को होल एक इंडिपेंडेंट यूनिट माना जाता है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि लैंड इज एन इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम, नहीं, इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक दोनों आएंगे। जैसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम। तो एक इकोसिस्टम इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन कब करेगा, जब उसके बीच के सारे फैक्टर्स अच्छे से आपस में इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है। From the nutrient pool of the earth, carbon dioxide and water are absorbed by the producer organisms. With the help of the sunlight energy, the producers organism convert these inorganic substances into organic compounds. हम बार बार आपको छोटी क्लासेस से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, ईवीएस में पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया किसी ना किसी तरीके से प्लांट्स पे डिपेंडेंट है बच्चा। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके खाना बनाने की कैपेसिटी सिर्फ प्रोड्यूसर्स में है, सिर्फ प्लांट्स में है, सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स में, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है, पानी को यूज किया जाता है, सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है क्लोरोफिल द्वारा, राइट, फिर उससे खाना बनता है और यही खाना बाकी पूरी फूड चेन को सस्टेन करता है। चाहे फर्स्ट लेवल की बात हो, चाहे सेकंड लेवल की बात हो, चाहे थर्ड लेवल की बात हो, चाहे स्नेक्स की बात हो, चाहे कार्निवोर्स की बात हो, चाहे हर्बीवोर्स की बात हो, चाहे ओमनीवोर्स की बात हो। जब तक प्रोड्यूसर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बाकी और कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और प्रोड्यूसर्स किस पे डिपेंडेंट है? इनऑर्गेनिक चीजों पे डिपेंडेंट है। सॉइल की क्वालिटी कैसी है, क्लाइमेट की क्वालिटी कैसी है, टेम्परेचर क्या है, इस सारी चीजों पे प्लांट्स का जो है जीवन निश्चित है। तो हमें भी उन कंपोनेंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। An ecosystem involves input of energy and matter which are exchanged between living and non-living components in a cyclic process. ठीक है। तो ये जो एनर्जी हम बोल रहे हैं, सनलाइट की एनर्जी आई और सनलाइट की एनर्जी यूज करके और एबायोटिक कंपोनेंट्स को यूज करके प्लांट्स ने बनाया खाना, ये खाना ही पूरे के पूरे एनवायरमेंट में साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहता है। नहीं आया समझ? इस डायग्राम को देखो, देखो सनलाइट से एनर्जी यूज की गई और एबायोटिक कंपोनेंट्स को यूज किया गया, प्रोड्यूसर ने खाना बना दिया। उस खाने को किसने कंज्यूम किया? ऑर्गेनिजम्स ने कंज्यूम किया, कंज्यूमर्स ने कंज्यूम किया। अब वो कंज्यूमर छिपकली भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, मैमल्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, राइट। फिर उनपे किसने एक्ट अपॉन किया? जब उनकी डेथ हो गई, कंज्यूमर्स की डेथ होती है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ तो होनी है, राइट। जब डेड बॉडी नेचर में वापस जाती है तो उस पर डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं, है ना। डिकम्पोजर्स का काम शुरू हो गया, चाहे वो अर्थवॉर्म हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो वल्चर्स हो। फिर उन्होंने उस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर लिया। तो इस तरीके से वही एबायोटिक कंपोनेंट्स और सनलाइट से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, वही साइक्लिक फॉर्म में चली जा रही है। डिकम्पोजर्स खाना निकाल लेते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, बाकी जो भी चीजें होती हैं, बाकी जो डेड रिमेन्स होते हैं डेड बॉडीज के, वो फिर से एबायोटिक कंपोनेंट्स में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं या पानी में मिल जाते हैं। सो ये साइक्लिक प्रोसेस चले ही जा रहा है, राइट। नाउ अब हम फोकस करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पे। लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन, बायोटिक कंपोनेंट्स तीन तरीके के हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स आपको समझ आ गया, प्रोड्यूसर्स का मतलब है प्लांट। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हो। क्या क्या लगता है फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल की तरह? CO2, वाटर, सनलाइट, और इससे बनता क्या है? फूड प्लस O2। O2 भी हमारे कितने काम आता है? ऑक्सीजन से हम ब्रीथ करते हैं और ये खाना भी हमारे काम आता है, क्योंकि इसी खाने पे कंज्यूमर एक्ट अपॉन करते हैं। अभी कंज्यूमर क्या होते हैं? बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स
जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ना यू माइट बी थिंकिंग कि मैम हमारे किचन में तो हम रोटियां और चावल खुद बनते हैं, घर में तो हमारे खाना खुद बनता है। बच्चा वो खाना आ भी तो कहीं से रहा है, खेतों में से आ रहा है, वो प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया हुआ है, तभी तो आपके किचन तक रॉ मटेरियल आ रहा है और फिर आप उसे प्रोसेस कर पा रहे हो। तो हम अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं करवा पा रहे हैं, हम उसे बस थोड़ा सा रिफॉर्म कर पा रहे हैं। तो कंज्यूमर्स अपना खाना खुद नहीं सिंथेसाइज करते, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर। अब कंज्यूमर्स भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हर्बीवोर्स हो सकते हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स को कंज्यूम ही नहीं करते, राइट, जैसे कि डियर। कार्निवोर हो सकते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि लायन। लेकिन लायन डियर को खाएगा, लेकिन डियर क्या खाएगा, डियर तो घास ही खाएगा ना। तो किसी ना किसी तरीके से कार्निवोर भी तो घास पे ही डिपेंडेंट हुआ। ओमनीवोर हो सकते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं। या पैरासाइट्स हो सकते हैं, पैरासाइट्स तो अलग ही ब्रीड है कंज्यूमर्स की। पैरासाइट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहते हैं और उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, जैसे कि सर में पड़ने वाली लाइस हो गई, जैसे कि टेपवॉर्म हो गया, जैसे कि राउंड वॉर्म हो गया। ये सारे क्या हैं, ये सारे पैरासाइट्स है बच्चा। ऐसा नहीं है कि पैरासाइट्स सिर्फ बड़े ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी पैरासाइट्स रहते हैं। पढ़ना, एग्जांपल्स पढ़ना टर्माइट का, ठीक है, बताना टर्माइट का एग्जांपल अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। आप कंज्यूमर्स को अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। आप इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर बोल सकते हो, सेकेंडरी बोल सकते हो, टर्शरी बोल सकते हो। वो डिपेंड करेगा कि ये फूड चेन में किस लेवल पे है। वो आगे जब हम फूड चेन पढ़ेंगे ना तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। नाउ लेट्स गो टू डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स मेरे फेवरेट तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। वो वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बेचारे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, एक तरीके से कचरे पे, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे एक्ट अपॉन करते हैं। उस कॉम्प्लेक्स डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर करके छोटू खाना बनाते हैं, अपना इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं, उन्हें बोलते हो आप डीकंपोजर्स। फंजाई, बैक्टीरिया में और भी एग्जांपल्स बता चुकी हूं, आप भी ढूंढिएगा एग्जांपल्स इसके इनवर्टिब्रेट्स में, इंसेक्ट्स में, और मुझे बताइएगा। मिलीपीड्स को क्या बोलते हैं, कनखजूरा बोलते हैं क्या हिंदी में, शायद कनखजूरा बोलते हैं। स्नेल्स भी एक तरीके के डीकंपोजर्स हैं, ठीक है। फंजाई, बैक्टीरिया, श्रूम्स, मशरूम्स तो यहाँ पे बने ही हुए हैं, है ना, फंजाई है। दीज आर ऑल डीकंपोजर्स। नाउ अगर मैं एक सम अप करूं आपके लिए बायोटिक कंपोनेंट, तो हमारे पास प्रोड्यूसर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए और डीकंपोजर्स हो गए। प्रोड्यूसर्स आपको पता है कौन से हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कंज्यूमर्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। डीकंपोजर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना डिराइव करते हैं, यानी कि एनर्जी डिराइव करते हैं। प्रोड्यूसर्स तो सिर्फ प्रोड्यूसर्स है, इनका एक और नाम होता है ऑटोट्रॉफ्स। कंज्यूमर्स फर्दर दो तरीके के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। यूजुअली प्राइमरी कंज्यूमर्स में हर्बीवोर्स आते हैं बच्चा, जो डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं क्योंकि उन्हें एनिमल डाइट नहीं चाहिए होती है, जैसे कि आपका एलिफेंट या डियर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं आपके वो कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, जैसे कि लायन हो गया, स्नेक हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। टर्शरी कंज्यूमर बहुत ऊपर होते हैं फूड चेन में, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी खा सकते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खा सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है इनके मूड पे। तो ओमनीवोर्स मोस्टली जो होते हैं वो टर्शरी कंज्यूमर्स में आते हैं, ठीक है। आगे फूड चेन, अलग अलग फूड चेन पे डिपेंड करता है, हम कौन सी फूड चेन की बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि टर्शरी में कौन आएगा और सेकेंडरी में कौन आएगा। नाउ व्हाट इज दिस फूड चेन? मैं कई बार बोल चुकी हूँ इसी लेक्चर में कि फूड चेन आगे पढ़ेंगे। क्या होती है फूड चेन? फूड चेन बच्चा एक लीनियर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लो ऑफ एनर्जी का। हम सबको अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए चाहिए होती है एनर्जी, सोचने के लिए, हाथ हिलाने के लिए, लोकोमोशन के लिए, है ना, खाना बनाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, पढ़ने के लिए, इन सारी चीजों में एनर्जी लगती है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? हमारे खाने से आती है। लेकिन हमारा खाना कहाँ से आता है? हमारा खाना भी तो किसी सोर्स से आता है। तो इसी सोर्स की जो सीरीज होती है, इसी सोर्स का, इसी एनर्जी का जो फ्लो होता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, इसे बोलते हो आप फूड चेन। इस फूड चेन पे हर सीढ़ियां बनी होती है, जैसे सीढ़ी होती है ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, वैसे ही फूड चेन में भी लेवल होते हैं बच्चा। तो इन लेवल्स को क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक लेवल बोला जाता है। द ट्रॉपिक लेवल इज बेसिकली द पोजिशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड चेन में कौन से लेवल पे अपने आप को रखेगा या कौन सी पोजिशन ऑक्यूपाई करेगा, उससे आप बोलते हो ट्रॉपिक लेवल।
तो अभी हमने पहले पढ़ा कि प्लांट्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, तो यानी कि हर फूड चेन की शुरुआत किससे होगी, किसी ना किसी प्रोड्यूसर से होगी, चाहे वो ग्रास है, चाहे वो टॉल प्लांट है, चाहे वो शर्ब है या हर्ब है, बट प्रोड्यूसर विल ऑलवेज बी ऑन द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, राइट। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन होगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर होंगे टर्शरी कंज्यूमर्स। आपके आसपास एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन्स एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे फूड चेन सिंपल सी दे रखी है कि प्लांट्स पे इंसेक्ट्स ने एक्ट अपॉन किया, इंसेक्ट्स को रैट ने खा लिया, रैट को जो है वल्चर ने खा लिया, या किसी भी प्रीडेटर बर्ड ने खा लिया। सो दिस इज अ सिंपल फूड चेन। नाउ इन फूड चेन के हर लेवल को हमने ट्रॉपिक लेवल बोल दिया। पहले ट्रॉपिक लेवल पे कौन आया, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कितने तरीके के, या तो प्लांट्स या तो ब्लू ग्रीन एल्गे। सेकंड पे कौन आया, हर्बीवोर। थर्ड पे कौन आया, स्मॉल कार्निवोर, जैसे कि रैट कार्निवोर है लेकिन स्मॉल कार्निवोर है। फोर्थ लेवल पे कौन आया, फोर्थ लेवल पे आए लार्ज कार्निवोर्स, जिनका बॉडी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, थर्ड लेवल वालों से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट। अच्छा, इंटरडिपेंडेंस भी आपको देखने को मिलेगी। क्या फर्स्ट लेवल पे अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या टर्शरी कंज्यूमर्स को खाना मिल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। टर्शरी कंज्यूमर किसी ना किसी तरीके से प्रोड्यूसर्स पे तो डिपेंड कर ही रहे हैं। तो दिस फूड चेन इज ऑल्सो इंटर रिलेटेड बच्चा। प्रोड्यूसर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स ऑल्सो नीड प्रोड्यूसर, टर्शरी कंज्यूमर ऑल्सो नीड प्रोड्यूसर इन सम वे और दी अदर। मैंने यहाँ आपको एक बेसिक फूड चेन दिखाई हुई है जो आपके एग्जाम्स में आप एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि घास, घास को खाता है डियर, डियर को खाता है लायन। डियर हो गया आपका हर्बीवोर, लायन हो गया आपका कार्निवोर। अब ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते, आप लायन को यहाँ पे चेंज करके कोई और बड़ा कार्निवोर डाल सकते हो, आप डियर को चेंज करके कोई और हर्बीवोर डाल सकते हो जो लायन खाता हो, तो आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फूड चेन दिखा रही हूँ जो ओशन की फूड चेन है, मरीन फूड चेन है, तो मरीन फूड चेन का एग्जाम्पल आए तो ये वाली लिख सकते हो। फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स में अपना खाना सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी होती है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स को जू प्लैंक्टन्स ईट करते हैं, राइट। क्लास 11th में आपको समझ आएगा कि फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली। दो तरीके के प्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन प्लांट की तरह एक्ट करते हैं, जू प्लैंक्टन एक्वाटिक एनिमल की तरह एक्ट करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन के आपको एग्जांपल्स अगर जानने हैं तो डायटम एक एग्जांपल है, आप क्लास 11th में इसके बारे में और पढ़ेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गे जो मैं साइनोबैक्टीरिया बता रही हूँ वो भी फाइटोप्लैंक्टन है। जू प्लैंक्टन के एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, प्रोटोजोआ लिख सकते हो, प्रोटोजोन्स, या फिर आप क्रिल लिख सकते हो। क्रिल एक तरीके का क्रस्टेशियंस होता है। अगेन बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज 11th स्टैंडर्ड लेवल। बट फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खाते हैं, जू प्लैंक्टन को फिर छोटी छोटी फिशेस खाती हैं या फिश के लार्वे खाते हैं, फिर उन्हें स्मॉल फिशेस खाती हैं, फिर उन्हें बड़ी प्रीडेटर फिश खाती हैं जैसे कि वेल हो गई, राइट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया है मैंने आपको डेजर्ट फूड चेन का। डेजर्ट्स में क्या होता है भाई, बहुत बड़े बड़े हरियाली वाले प्लांट्स तो होते नहीं है, कैक्टस होता है। कैक्टस को खाते हैं छोटे छोटे वहां के रैट्स, रैट्स पे एक्ट अपॉन करते हैं वहां के बड़े बड़े बिच्छू यानी कि स्कॉर्पियोस। तो स्कॉर्पियंस का हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल, और स्कॉर्पियंस पे एक्ट अपॉन करते हैं डेजर्ट में पाए जाने वाले बहुत ही खतरनाक स्नेक, जैसे कि रैटल स्नेक, वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट स्नेक्स इन द वर्ल्ड। फोटो देख के डर लग रहा है मुझे। एनीवे आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो आपने फूड चेन पढ़ लिया, ट्रॉपिक लेवल समझ लिए। अभी ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल जा रही है, ये भी समझ लिया। पर ये क्या सारी की सारी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल जा रही है? द आंसर टू दैट इज नो। अगर आपने आसपास, चलो अब किसी ना किसी जंगल में तो आप गए होगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में गए होगे, या कहीं ना कहीं किसी रोड ट्रिप पे आपने जंगल देखा जरूर होगा। क्या आपने देखा है कि प्लांट्स की जो तादाद होती है वो बहुत ज्यादा होती है और उसी जंगल में रहने वाले एनिमल्स की तादाद थोड़ी कम होती है? अगर फर्स्ट लेवल वाले एनिमल्स की बात करो तो उनकी तादाद ज्यादा होती है, पॉपुलेशन ज्यादा आती है। सेकंड लेवल, टर्शरी लेवल की बात करो तो वहां पे उन बड़े बड़े कार्निवोर्स की जो तादाद है, पॉपुलेशन है, वो कम होती है। ऐसा क्यों होता है? हम जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल पे ऊपर जाते जाते हैं, पॉपुलेशन साइज ऑर्गेनिजम्स का डिक्रीज क्यों होता जाता है? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी लॉ।
एक्चुअली बच्चा सारी की सारी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांसफर नहीं होती है। जब ट्रॉपिक लेवल्स के बीच में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा होता है ना, तो वो 10% लॉ पे होता है। नहीं आया समझ? अच्छे से शुरुआत से बात करते हैं। सनलाइट आई, सनलाइट में से बहुत सारी एनर्जी आ रही है। क्या वो सारी एनर्जी दुनिया के सारे प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर ली? नहीं, सनलाइट बहुत एनर्जी वाली चीज है। सनलाइट में से सिर्फ 1% एनर्जी जो है वो आपके लिविंग प्लांट्स यूटिलाइज कर पाते हैं अपना खाना बनाने के लिए। तो पहला सोर्स जो है एनर्जी का वो है सनलाइट। सनलाइट की 1% 1% एनर्जी यूज की आपकी लिविंग प्लांट्स ऑफ द अर्थ। अब ग्रीन प्लांट्स को जो प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, जैसे घास को कंज्यूम किया डियर ने, तो डियर में उन प्लांट से सारी की सारी एनर्जी नहीं गई, सिर्फ गई 10% एनर्जी। फिर डियर को कंज्यूम किया आपके लायन ने, तो उसमें भी गई 10% एनर्जी। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी सारी यानी कि 90% एनर्जी हो जाती है लॉस्ट। When green plants are eaten by the primary consumer, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into the digestion and in doing work, and the rest goes towards growth and reproduction. Organisms को अपना ध्यान भी तो रखना है, या उनका काम सिर्फ फूड चेन को कैरी आउट करना है? अपना ध्यान भी तो रखना है ना। प्लांट ने जो एनर्जी बनाई है, जो फूड बनाया है अपना, प्लांट उसे अपनी ग्रोथ पे भी लगाएगा। कहीं प्लांट को चोट लगी होगी तो प्लांट अपना रिपेयर भी करेगा, अपनी लेंथ भी इंक्रीज करेगा। फ्रूट में भी उसकी एनर्जी जाएगी, फ्लावरिंग में भी उसकी एनर्जी जाएगी, यानी कि रिप्रोडक्शन वगैरह में भी उसकी एनर्जी जाएगी, राइट। फिर वो मान लो आप डियर पे गई, उसकी 10% एनर्जी ट्रांसफर हो गई फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, डियर पे चली गई। डियर को भी तो अपने काम है भाई, लोकोमोशन करता है डियर, कूदता फांदता रहता है डियर तो पूरे फॉरेस्ट में, उसमें एनर्जी जाएगी। डियर के अपने लाइफ प्रोसेसेस हैं जिसमें एनर्जी जाएगी, रिप्रोडक्शन में एनर्जी जाएगी। तो 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक जाती है। एवरेज 10%, मोर और लेस। The average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of consumer. Therefore, 10% can be taken as the average value of the amount of the organic matter that is present at each step and reaches the next level of the consumer. इसीलिए आप पॉपुलेशन साइज भी देखते हो तो ट्रॉपिक लेवल पे हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, पॉपुलेशन साइज ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स कीप डिक्रीजिंग। तो बहुत सारी घास चाहिए डियर की पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए, और बहुत सारे डियर चाहिए लायन की पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी होनी चाहिए इस सिंपल सी फूड चेन में? ग्रास की, क्योंकि 10% एनर्जी लॉस हो रहा है ना, सॉरी 90% एनर्जी लॉस हो रहा है ना। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी होगी इस सिंपल फूड चेन में? ग्रास की। उसके बाद किसकी होगी? डियर की। उसके बाद किसकी होगी? आपकी लायन की। इसीलिए जो सबसे बड़े बड़े कार्निवोर्स होते हैं वर्ल्ड के, लाइक लायन एंड वल्चर्स, वो दुनिया में कम ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनके एंडेंजर होने का खतरा ज्यादा होता है। और हमें लगता है कि अगर हम एनिमल्स को सेव कर लेंगे, लायंस के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कर देंगे और बाकी सारे प्रोजेक्ट वल्चर भी लॉन्च कर देंगे, तो ये सारे कार्निवोर्स बच जाएंगे। नो, दिस इज ऑल इंटरडिपेंडेंट। जब तक आप ऑटोट्रॉफ्स को नहीं बचाओगे और जब तक आप प्राइमरी कार्निवोर्स को नहीं बचाओगे, तब तक आपके टर्शियरी कार्निवोर्स नहीं बचेंगे, बिकॉज दे फीड ऑन देम, राइट। नाउ हैव यू नोटिस, ये तो आपको समझ आया कि 10% एनर्जी ही फूड चेन में पास हो रही है, 90% एनर्जी जो है लॉस हो रही है। आधी एनर्जी 90% में से काफी ज्यादा पार्ट जो है, कंपोनेंट जो है, वो एनवायरमेंट में हीट के थ्रू चला जाता है, राइट। लेकिन बाकी सारा कहाँ जाता है? लाइफ प्रोसेसेस में। लाइफ प्रोसेसेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बच्चा। ग्रोथ हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, एट द सेम टाइम रिप्रोडक्शन हो गया। इन्हीं सारी प्रोसेसेस में ये एनर्जी जो है जाती है। 90% energy is lost in the form of heat, only 10% is transferred. Since so little energy is available for the next level of consumer, food chains generally consist of only 3 or 4 steps. तो हमारा ये जो कंजर्वेशन लॉ है एनर्जी का, वो ये कहता है कि 10% एनर्जी ही हर ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर हो रही है, 90% लूज हो रही है। तो जब 90% एनर्जी लूज हो रही है यार, तो टर्शियरी कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते कितनी कम एनर्जी बच रही है ना। तो टर्शियरी कंज्यूमर एक फूड चेन में कितने ही आप लेवल बना सकते हो, जितने लेवल बनाओगे उतनी एनर्जी जो है लॉस हो रही है। इसीलिए एनवायरनमेंट ऐसा है, हमारा नेचर ऐसा है कि कोई भी सिंपल से सिंपल फूड चेन देखोगे या कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फूड चेन देखोगे, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा या तो 3 लेवल होंगे या तो 4 लेवल होंगे, क्योंकि इतना एनर्जी लॉस है दैट इट इज नॉट वेरी meaningful to make more levels of more trophic levels in a food chain.
द लॉस ऑफ द एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट, इतना ज्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है, 90% का हर लेवल पे लॉस हो रहा है, तो फिर फायदा क्या है ना ज्यादा ट्रॉपिक लेवल्स बनाने का। तो छोटे 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 ट्रॉपिक लेवल्स, 3 या 4 ही ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं एक फूड चेन में। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि किस लेवल पे आप सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पाओगे, सबसे जितना लेवल जितना ट्रॉपिक लेवल का नंबर कम होगा उतना ही वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा। तो ऑटोट्रॉफ्स का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए बिकॉज दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। देन वी हैव कंज्यूमर्स, कंज्यूमर में भी प्राइमरी का पॉपुलेशन सेकेंडरी से ज्यादा होगा, सेकेंडरी का पॉपुलेशन टर्शरी से ज्यादा होगा। सो जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर जा रहे हैं, पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑल्सो दैट वी रेड। याद रखना ये सनलाइट आई, सनलाइट से 1% प्रोड्यूसर्स ने यूटिलाइज की, प्रोड्यूसर्स ने बनाया फूड, उससे गई 10% एनर्जी जो है हर्बीवोर्स में गई, उसकी 10% यहां पे गई, उसकी 10% यहां पे गई। तो लेट्स से अगर 10,000 किलो जूल्स एनर्जी थी यहाँ पे, तो उसका 1% गया, 1% कितना हो गया, अच्छा चलो 1 लाख ले लेते हैं, 1 लाख हुआ, 1 लाख का 1% इज 1000, राइट। इसका 10% जाएगा, 10% कितना हुआ 100, यहां पे गया 10, यहां पे गया 1%। तो आप देख रहे हो इतना ज्यादा एनर्जी लॉस है, सो कोई फायदा नहीं है। वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन एवरी फूड चेन, आइदर 3 और 4। नाउ फूड वेब, व्हाट इज फूड वेब? जैसे हम फूड चेन सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं, इतना सिंपल तो इन नेचर में कुछ चलता है नहीं। सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती है, मतलब ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि घास को सिर्फ डियर ही खाएगा, भाई घास को तो ग्रास हॉपर भी खा सकता है, घास को तो आपका रैबिट भी खा सकता है, घास को तो आपका कोई किसी वैरायटी का माउस भी खा सकता है, राइट। सो फूड चेन्स आर नॉट ऑलवेज इन इंडिपेंडेंट वे, कभी कभी जो फूड चेन्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं और वो बना लेती हैं फूड वेब। यहां पे देखो ये ग्रीन प्लांट है, इसी ग्रीन प्लांट को आपकी गोट भी खा रही है, इसी ग्रीन प्लांट को आपका रैबिट भी खा रहा है, इसी ग्रीन प्लांट को आपका माउस भी खा रहा है। अभी अगर एक फूड चेन यहां पे उठाओगे, सिंपल फूड चेन, तो ये है फूड चेन नंबर 1, ये है फूड चेन नंबर 2, ये है फूड चेन नंबर 3, ये है फूड चेन नंबर 4, ये है फूड चेन नंबर 5। बहुत सारी फूड चेन्स यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है। एक तो हो गया ग्रीन प्लांट, गोट एंड लायन, एक हो गया ग्रीन प्लांट ने गोट ने खाया ग्रीन प्लांट को, जैकाल ने खा लिया आपकी गोट को, और लायन ने खा लिया जैकाल को। एक हो गया रैबिट ने खाया आपके ग्रीन प्लांट को, वाइल्ड कैट ने खा लिया रैबिट को, और वाइल्ड कैट को खा गया लायन। एक हो गया ग्रीन प्लांट को खाया माउस ने, माउस को खाया आपके स्नेक ने, स्नेक को खाया काइट यानी कि बर्ड ने। एक हो गया ग्रीन प्लांट को खाया माउस ने, माउस को खाया आउल ने, और आउल को फर्दर जो है कोई खा गया, अभी वो यहाँ दिखाया नहीं है। एक हो गया ग्रीन प्लांट को खाया माउस ने, माउस को खा लिया वाइल्ड कैट ने, वाइल्ड कैट को खा गया लायन। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज फूड चेन, फूड वेब। तो कभी कभी क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन फूड चेन होने की वजह से की बजाय रिलेशनशिप जो है ऑर्गेनिजम्स में मिक्स हो जाते हैं और फूड चेन ब्रांच आउट कर जाती है। इस ब्रांचिंग आउट ऑफ फूड चेन को बोलते हो आप फूड वेब। वेब का मतलब होता है जाल, जैसे स्पाइडर वेब बनाता है ना, वो कोई एक लाइन में थोड़ी होता है, वो तो पूरा एक 3D स्ट्रक्चर बन जाता है। वैसे ही आपकी फूड वेब जो है उसमें कई सारी फूड चेन इंटरकनेक्टेड होती है। तो फिर फूड पिरामिड क्या होता है? देखो अलग अलग डिपिक्शन है, आप फूड चेन के फॉर्म में डिपिक्ट कर सकते हो, आप फूड वेब के फॉर्म में डिपिक्ट कर सकते हो, आप फूड पिरामिड के फॉर्म में डिपिक्ट कर सकते हो। पिरामिड का फंडा ये होता है कि आप पिरामिड्स में हमेशा ऊपर वाला जो है टॉप होता है, नीचे वाला जो है बेस होता है। तो पिरामिड में हम ये शो करते हैं कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो बेस लेवल पे है, तो उसका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाते जा रहे हो वैसे वैसे आप चोटी तक पहुंचते जा रहे हो, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन दिस वे एंड ट्रॉपिक लेवल इंक्रीजेज इन दिस वे। तो अगर आप इकोलॉजिकल हायरार्की बनाओगे फूड रिलेशनशिप्स की, जिसमें आप चीफ प्रेडेटर को पिरामिड के टॉप पे रखोगे और आप प्रोड्यूसर को पिरामिड के बेस पे रखोगे, तो उस डिपिक्शन को बोलोगे आप फूड पिरामिड। सिंपल, जस्ट ए डिपिक्शन। तो अभी तक हमने बहुत कुछ सीख लिया
जल्दी से हम इस टॉपिक की समरी ले लेते हैं। हमने देखा कि फूड चेन क्या होता है। फूड चेन हमेशा स्ट्रेट लाइन डिपिक्शन होता है। फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि प्लांट को खाया डियर ने, अब प्लांट जो है बाद में डियर को खा लेगा, बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। नहीं, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो हो रहा है, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जाएगा, कंज्यूमर से डिकम्पोजर जाएगा, डिकम्पोजर से फिर से इकोसिस्टम में चला जाएगी एनर्जी, और फिर वो साइक्लिक प्रोसेस होगा। लेकिन एक फूड चेन में एनर्जी फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर, राइट। स्टार्ट कहां से होती है ये एनर्जी? ये एनर्जी स्टार्ट होती है आपकी सनलाइट से। तो प्लांट जो है सनलाइट की एनर्जी को यूज करके फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, विच इज द स्टार्ट ऑफ एवरी फूड चेन। हर फूड चेन में जब हम जाते जाते हैं तो हर ट्रॉपिक लेवल पे 90% एनर्जी जो है लूज हो जाती है, सिर्फ 10% जो है आगे ट्रॉपिक लेवल पे कैरी फॉरवर्ड होती है। इसीलिए हर फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल्स का नंबर लिमिटेड होता है, 3 से 4 से ऊपर होता नहीं है, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ एनर्जी लॉस, राइट। ये फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो इकोसिस्टम में हर फूड चेन का बेसिस है, क्योंकि हर ऑर्गेनिजम्स को खाना ही इसी फूड चेन की वजह से मिलता है। और जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल पे ऊपर जाते जाते हैं वो पुरानी वाली एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है। एज वी मूव प्रोग्रेसिवली इन अ फूड चेन एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स, द एनर्जी दैट हैज बीन यूटिलाइज्ड, जो एनर्जी यूटिलाइज हो गई, इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल एट द प्रीवियस लेवल। सो दिस वाज द समरी ऑफ दिस टॉपिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोमैग्निफिकेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन? एक्यूमुलेशन। बायो का मतलब कुछ ना कुछ केमिकल या किसी ना किसी रसायन की बात हो रही है। मैग्निफिकेशन मतलब बढ़ता जा रहा है रसायन का कॉन्सेंट्रेशन। ये तो आपको नाम से ही पता चल गया, डेफिनेशन भी यही है। बायोमैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस जिससे किसी भी केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन फूड चेन में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे उस केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सिंपल सी ये वाली फूड चेन कंसिडर करो, मेफ्लाई थी, मेफ्लाई की बॉडी में वो किसी केमिकल पे मान लो मेफ्लाई मंडरा रही थी, मेफ्लाई ने जो है वो केमिकल कंज्यूम कर लिया। लेकिन एक मेफ्लाई तो बहुत छोटी होती है ना, तो अगर मेफ्लाई की पॉपुलेशन में एवरेज केमिकल देखो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में तो वो बहुत कम है, कितना ही खाएगी ना एक मेफ्लाई। लेकिन जब ब्लू गिल ये फिश खाएगी मेफ्लाई को तो वो काफी सारी मेफ्लाई खाएगी। उस फिश का एक मेफ्लाई से तो काम नहीं चलेगा, तो वो काफी सारी मेफ्लाई खाएगी। तो उसकी बॉडी में मेफ्लाई की एवरेज बॉडी के अकॉर्डिंग ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया उस केमिकल का। अभी ब्लू गिल को खाया बैस ने, मतलब कि बड़ी फिश ने काफी सारी ब्लू गिल खा ली, काफी सारी छोटी छोटी फिशेस खा गई। तो ब्लू गिल से ज्यादा उस केमिकल का किसकी बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन है? बड़ी फिश में। अभी इस बड़ी फिश को किसने खाया? फिशिंग करने गया हुआ था मान लो राहुल ने खा ली वो फिश, बैस फिश राहुल ने खा ली। तो राहुल ने भी एक फिश नहीं खाई, राहुल को ऐसी बड़ी बड़ी 2 या 3 फिशेस लगी अपनी भूख मिटाने के लिए। तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उस पर्टिकुलर केमिकल का किसकी बॉडी में? इस फूड चेन में, ह्यूमन की बॉडी में। इसी प्रोसेस को आप बोलते हो बायोमैग्निफिकेशन। और हम जो ये ह्यूमन वेस्ट इतना करते हैं, इंडस्ट्रीज से इतना वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर से इतना वेस्ट होता है, हमारा ह्यूमंस की बॉडी का खुद का इतना वेस्ट होता है, ये सब पानी में जाता रहता है। वही पानी आसपास की मिट्टी एब्जॉर्ब करती है तो वो प्लांट की बॉडी में भी जाता है। वही पानी में जो है एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं तो उनकी बॉडी में भी जाता है। और बाद में जाके जो भी टर्शरी कंज्यूमर्स या तो उन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं या किसी भी और ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं, उनकी बॉडी में उसका मैग्निफिकेशन, उस पर्टिकुलर केमिकल का मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल DDT, देखो यहां लिख देती हूं, एक केमिकल का एग्जाम्पल ही दे देती हूं आपको। एक टॉक्सिक केमिकल है DDT। DDT की फुल फॉर्म क्या होती है? डाइक्लोरो, पेपर में आए तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। दिस इज वन काइंड ऑफ अ केमिकल जो इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। अब ये DDT क्या है? अगर ये प्लांट्स में है तो फिर भी कम है। प्लांट्स को खा रहा है डियर, चलो प्लांट्स को डियर नहीं, प्लांट्स को खा रहा है रैबिट, रैबिट को खा रहा है लायन। तो सबसे ज्यादा इस DDT की कॉन्सेंट्रेशन किस में होगी? लायन में होगी।
क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल पे अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी एनर्जी नीड्स के लिए पहले वाले ट्रॉपिक लेवल्स को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड बायोमैग्निफिकेशन। और क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं फूड चेन में, किसी भी फूड चेन में ह्यूमन बींग्स जो है हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल्स पे आते हैं, इसलिए उनकी बॉडीज में इन चीजों का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए हम, आपने सुना भी होगा, बोलते हैं कि प्लांट्स और वेजिटेबल को अच्छे से वॉश करना चाहिए। उस वॉश करने से बहुत ज्यादा कुछ होना नहीं है, क्योंकि अगर प्लांट्स जब उग रहे थे तब केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स डाले गए थे, तो वो तो प्लांट्स की बॉडी में ऑलरेडी हैं, राइट। सो वी कैन वॉश एज मच एज वी वॉन्ट, बट फिर भी किसी ना किसी तरीके से पेस्टिसाइड का रेजिड्यू, फर्टिलाइजर्स का रेजिड्यू हमारी बॉडी में जाएगा, वो धोने से भी वापस नहीं हटेगा, राइट। नेक्स्ट, हाउ डू आवर एक्टिविटीज इफेक्ट द एनवायरमेंट। अभी हमने पढ़ा कि बायोमैग्निफिकेशन का सबसे बड़ा सोर्स है ह्यूमन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट। ये वेस्ट कौन करता है? ये वेस्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स, राइट। तो ये जो लेटर पार्ट है चैप्टर का, जिसमें हम वेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसमें हम दो मेजर चीजें पढ़ रहे हैं। एक तो हम वेस्ट डिस्पोजेबल पढ़ रहे हैं, मतलब हम किस किस तरीके का कचरा मचाते हैं और उसे किस किस तरीके से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। दूसरा हम पढ़ रहे हैं ओजोन डिप्लीशन। पहले ओजोन डिप्लीशन का टॉपिक कर लेते हैं, फिर हम गार्बेज वाले टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। ओजोन क्या होता है बच्चा? ओजोन एक लेयर होती है। आपको पता है एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं। सबसे इनर वाली जो लेयर होती है, अर्थ के पास वाली लेयर, उसे आप बोलते हो स्ट्रैटोस्फेयर, राइट। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद होगी स्ट्रैटोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर के बाद होगी मीजोस्फेयर, फिर होगी आपकी थर्मोस्फेयर, फिर होगी आपकी एक्सोस्फेयर, फिर आ जाएगा आउटर स्पेस का एटमॉस्फेयर। दिस इज नॉर्मल अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर। अच्छा, ये जो ओजोन होती है, ये अगर ट्रोपोस्फेयर में होगी तो इसे डेडली माना जाएगा, लेकिन यही ओजोन लेयर हमारे लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करती है। जो सन से यूवी रेज आ रही है ना, आपने सुना होगा, हमारे पेरेंट्स हमें बोलते रहते हैं कि सनस्क्रीन लगा के घूमो, सनस्क्रीन लगा के घूमो। पेरेंट्स नहीं बोलते हैं तो टीचर्स बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, इनफैक्ट जब हम घर में भी बैठे होते हैं, तो भी किसी ना किसी तरीके से सन की यूवी रेज हम तक पहुंच रही होती है। ये सन की यूवी रेज अगर हमें डायरेक्ट मिले तो स्किन कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। लेकिन ये सन की यूवी रेज और हमारी स्किन के बीच में, हमारे एनवायरनमेंट के बीच में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। कवरिंग कोई बहुत चौड़ी नहीं है, 3 to 5 mm जितनी ही होती है, लेकिन ये कवरिंग काफी स्ट्रांग होती है। इस कवरिंग को बोला जाता है ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर होती है आपकी ट्रोपोस्फेयर से ऊपर, स्ट्रैटोस्फेयर में होती है। और ये ओजोन लेयर सन की रेस से एक शील्ड की तरह एक्ट अपॉन करती है बच्चा। हमारी यूवी रेस को, सन की यूवी रेस को अर्थ तक मिनिमाइज करके पहुंचाने का काम होता है ओजोन लेयर का। अच्छा, ये ओजोन होता क्या है? ओजोन का केमिकल फॉर्मूला होता है O3, लेकिन ये O3 बना कैसे? अच्छा, O2 तो एनवायरनमेंट में होता है, ये सबको पता है, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में होता है। ओजोन लेयर बनती कैसे पता है? यूवी रेस की वजह से ही बनती है। तो दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पहले क्या होता है, O2 यूवी रेस की वजह से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट हो जाता है मोनो एटम्स में, यानी कि ऑक्सीजन एटम्स में ये हो गया स्प्लिट, राइट। अभी एक ऑक्सीजन एटम, और भी तो एटमॉस्फेयर में O2 प्रेजेंट है, उससे मिलके O3 बना लेता है। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चले जा रहा है। O2 यूवी रेस से स्प्लिट हो रहा है, एटम्स बना रहा है ONO, फिर ये एटम्स जो हैं, ये सिंगल एटम्स जो हैं O2 मॉलिक्यूल से जाके फिर से कंबाइन हो रहे हैं और बना रहे हैं O3। इस O3 को बोलते हो आप ओजोन। तो ओजोन लेयर इज नथिंग बट O3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यही O3 मॉलिक्यूल्स हमें करते हैं प्रोटेक्ट। प्रॉब्लम ये होती है कि ह्यूमन बीइंग्स की वजह से और हमारे किन्हीं एक्टिविटीज की वजह से इन O3 का होता रहता है डिप्लीशन। ओजोन मॉलिक्यूल्स का होता रहता है डिप्लीशन, और ये डिप्लीशन में सबसे खतरनाक केमिकल होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपके आसपास की जो चीजें ना, पेंट, डिओड्रेंट, स्प्रे बॉटल्स, AC और आपके फ्रिज, इवन फायर एक्सटिंग्विशर, These are the major sources of this chemical क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर पे जाके वार करते रहते हैं और ओजोन लेयर को डिप्लीट करते रहते हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्थ पे इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ओजोन लेयर में एक्चुअली एक होल हो गया। ओजोन लेयर डिप्लीट हुई और ओजोन लेयर में होल हो गया। अभी ओजोन लेयर में ये होल हुआ अंटार्कटिका के ऊपर। अब आप बोलोगे मैम अंटार्कटिका के ऊपर ही क्यों हुआ, वहां तो इंडस्ट्रीज भी नहीं है। कहीं होल होना था, अंटार्कटिका के ऊपर हो गया। देयर इज नो पर्टिकुलर रीजन कि अंटार्कटिका के ऊपर क्या हुआ। सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर, अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर, स्ट्रैटोस्फीयर की लेयर में जो ओजोन थी, वहां पे ये बड़ा सा होल हो गया।
क्यों हुआ? हमारे सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। 1970s के बाद साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। काफी सारी रिसर्च लगी इस पे और फिर ये डिसाइड हुआ कि आज के बाद जो भी ये फ्रिज बनेंगे, एसी बनेंगे और डिओड्रेंट्स वगैरह बनेंगे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री बना करेंगे। तो 1987 में एक इंटरनेशनल समिट हुई थी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, यूएनईपी की, जिन्होंने ये बोला था कि आज के बाद फ्रीजर या ये सारी इलेक्ट्रॉनिक सामानों में सीएफसी का प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। So, ना अब इंडस्ट्रीज के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो एसीज और फ्रिजेस और फायर एक्सटिंग्विशर्स बनाते हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो सीएफसी फ्री सर्टिफिकेट वाले अप्लायंसेस बनाएं। तो वी हैव डेफिनेटली टेकन एक्शंस टू रिड्यूस सीएफसी प्रोडक्शन। और अब जो है ओजोन लेयर धीरे धीरे हील कर रही है, लेकिन सीएफसीज के और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, सारे सोर्सेज को अभी तक हम स्टॉप नहीं कर पाए हैं। तो ओजोन लेयर पे खतरा अभी भी बना हुआ है। अच्छा, हम और आप मिलके क्या कर सकते हैं? हम और आप मिलके बहुत एक सिंपल सी चीज कर सकते हैं, वो ये है कि हमारे घर में जो फ्रिजेस हैं, जो एसी हैं, जो स्प्रे बॉटल्स हैं, जब वो खत्म हो जाती हैं या खराब हो जाते हैं, फ्रिज को अगर 10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, उसकी जितनी कैपेसिटी थी उससे वो चलना बंद हो गया, हम बार बार उसे रिपेयर करवा के चलाए जा रहे हैं, तो हम नया फ्रिज खरीद सकते हैं और उस फ्रिज को जो है अच्छे तरीके से डिकम्पोज करवा सकते हैं। ये भी देखना बहुत जरूरी है कि हम जो अपना वेस्ट मटेरियल है वो फेंक रहे हैं तो वो अच्छे तरीके से गायब हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, कि गलत तरीके से डिकम्पोज हो रहा है। अक्सर हम क्या करते हैं, कबाड़ी वाले को दे देते हैं अपना फ्रिज या अपना एसी और ऐसे चीजें, राइट? वी डोंट हैव टू गिव इट टू रैक पिकर्स और वी डोंट हैव टू गिव इट टू पीपल हु विल टेक इट एंड सेल इट एंड गेट मनी बैक। वी हैव टू मेक श्योर कि हम जब भी अपने अप्लायंसेस को डिस्कार्ड करें तो वो अच्छे से एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से जो है डिकम्पोज किए जाएं। दिस इज आवर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ लेट्स गो एंड डिस्कस सम गार्बेज। पहली बात तो गार्बेज का मतलब क्या होता है? हिंदी में तो हम समझते हैं कि गार्बेज को हम कचरा बोल देते हैं, बट व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ गार्बेज? यू आर करेक्ट। गार्बेज का मतलब होता है ऐसी कोई भी अनवांटेड या अनयूजेबल मटेरियल, अनवांटेड, टॉक्सिक और अनयूजेबल मटेरियल इज नोन एज गार्बेज। अब गार्बेज को आप काफी सारी तरीकों से कैटेगराइज कर सकते हो। अगर आप मैटर के बेसिस पे कर रहे हो कि उसका फॉर्म क्या है गार्बेज का, तो 3 तरीके के गार्बेज हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या एयर या फिर गैसियस बोल सकते हो आप, है ना, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द गार्बेज। अगर आप उसे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडिंग फीचर पे कर रहे हो कि क्या वो डिग्रेड होते हैं, क्या वो डिकम्पोज हो जाते हैं एनवायरमेंट में कि नहीं होते हैं, तो आप 2 तरीके से कर सकते हो। बायोडिग्रेडेबल, जो डिग्रेड हो जाते हैं, एनवायरमेंट में मिल जाते हैं वापस, या नॉन बायोडिग्रेडेबल्स जिन्हें डिग्रेड होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक। बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल किचन वेस्ट या ऑर्गेनिक वेस्ट, राइट? आप उन्हें एनवायरमेंटल इंपैक्ट के बेसिस पे कर सकते हो। हजार्डियस, जो पॉइजनस गैसेस होती हैं या पॉइजनस लिक्विड होते हैं, लेड हो गया, मरकरी हो गया, वो हजार्डियस गार्बेज में आएगा। नॉन हजार्डियस गार्बेज वो गार्बेज है जो एनवायरमेंट को मतलब टॉक्सिक नहीं कर रहा है, ठीक है? तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट। अगर आप सोर्स के बेसिस पे गार्बेज को क्लासिफाई करना चाहते हो तो हाउस होल्ड गार्बेज हो सकता है, यानी कि घर का कचरा, इंडस्ट्रियल गार्बेज हो सकता है, फैक्ट्रीज का कचरा, रेडियो एक्टिव कचरा हो सकता है जो न्यूक्लियर प्लांट से निकलता है, इलेक्ट्रिक कचरा हो सकता है जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, पुराने मोबाइल फोन, पुरानी सिम कार्ड्स, पुराने ईयरफोन्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेडिकल कचरा हो सकता है जो आपके हॉस्पिटल से या मेडिकल फैसिलिटीज से निकलता है, जैसे कि बैंडेज वुंड्स वाले या प्लास्टिक इंजेक्शंस। न्यूक्लियर कचरा हो सकता है जैसे कि न्यूक्लियर हजार्डियस वेस्ट या फिर जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम इंडस्ट्रियल वेस्ट कलेक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। बट माय पॉइंट इज कि घर के कचरे को हम कैसे कम कर सकते हैं। देखो, दुनिया बदलने हम बाद में जाएंगे, पहले घर से शुरुआत करेंगे। हमारे घर से भी बहुत तरीके का कचरा निकलता है, और ऐसा नहीं है कि घर से जो कचरा निकलता है वो सारा बायोडिग्रेडेबल कचरा निकलता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा भी बहुत निकलता है। बैटरी सेल्स आपने देखे होंगे, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल्स है। बैटरी सेल्स पुराने हो जाते हैं, हम उसे कचरे में डाल देते हैं। इनफैक्ट आई नो फॉर द फैक्ट दैट less than 50% people segregate the waste.
बैंगलोर में मैं रहती हूँ, बैंगलोर में बड़ी अच्छी बात है कि आपको वेस्ट सेग्रीगेट करना ही पड़ता है, इट इज मैंडेटरी दैट वे, विच इज एक्सट्रीमली नाइस आई फील। बट आज भी देश के बहुत सारे सिटीज हैं और बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे कचरे को सेपरेट नहीं किया जाता। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ रखा जाता है, राइट। हजार्डियस वेस्ट को नॉन हजार्डियस वेस्ट के साथ रखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को किचन वेस्ट के साथ रखा जाता है। सो व्हाट वी कैन डू एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस इज first segregate the waste and try to reuse whatever we can. फॉर एग्जाम्पल कोई वाटर बॉटल थी जो आपकी टूट गई है, उसे फ्लावर वेस्ट की तरह आप यूज कर सकते हो। कोई प्लास्टिक के, आपके घर में पार्टी हुई थी, कोई प्लास्टिक के ग्लासेस बच गए थे, उन्हें फेंकने की बजाय उन प्लास्टिक्स को यूज करके आप कोई वॉल आर्ट बना सकते हो, कोई और आर्टिस्टिक चीज बना सकते हो। तो रिसाइकलिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट आर टू प्राइमरी थिंग्स दैट वी कैन डू एट द हाउस होल्ड लेवल। और भी बहुत तरीके हैं। डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट का मतलब होता है कचरे को हम कैसे डिस्कार्ड कर रहे हैं। हम बिना सोचे समझे इराटिक तरीके से कचरे को डिस्कार्ड करते हैं, हमें थोड़ा साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर चीज को अलग से सेग्रीगेट करो, घर में 7 डस्टबिन रखो, प्लास्टिक अलग, ग्लास अलग, बट ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तो अलग अलग रख ही सकते हैं। दिस इज जस्ट बेसिक सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट। तो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो आपका बाद में कंपोस्टिंग में पढ़ाऊंगी ना, तो कंपोस्ट बन के आपके घर के प्लांट्स के लिए, गार्डन्स के लिए काम आ सकता है। जो आपका पेपर वाला वेस्ट है वो बाद में रिसाइकिल हो सकता है। पता है आपको, पेपर वेस्ट से ना कई सारे ये हैंडमेड पेपर बनते हैं, सुंदर सुंदर हैंडमेड पेपर होते हैं ना, जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह हम लोग प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह बनाते हैं, वो वेस्ट पेपर से भी बन जाते हैं। सो पेपर वेस्ट कैन बी रिसाइकिल। ई वेस्ट जो होता है, ई वेस्ट को अच्छे से डिकम्पोज करना, अच्छे से डिस्कार्ड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी हजार्डियस एंड दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक आपको पता है, प्लास्टिक अगर आप अच्छे से अलग से निकाल के रखोगे तो प्लास्टिक रिसाइकिल हो जाएगा, उसको पिघला के हम दोबारा कुछ और बना लेंगे। ग्लास का भी सेम है, ग्लास भी बाद में जो है रीयूज हो जाता है। मेटल तो आपको पता ही है, मेटल तो कितने अच्छे से रीयूज हो जाता है ना, मेल्ट करके दोबारा से किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। मिक्स्ड वेस्ट जो होता है, जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें हो गई, आपने दूध का पैकेट फाड़ा, जो थोड़ा सा एक ट्रायंगल बच गया या कुछ बच गया, उसे मिक्स वेस्ट की तरह आप इसमें रख सकते हो। वैसे उसे भी कायदे से प्लास्टिक वेस्ट में रखना चाहिए। हाँ, अच्छा, आप में से ही किसी ने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताई थी कि मैम ये जो आप मिल्क पैकेट फाड़ रहे हो, इसका जो लास्ट वाला ट्रायंगल, जैसे कार्टन ऐसा होता है, तो मैं अपनी किसी वीडियो में कार्टन फाड़ के मैंने ये ट्रायंगल जो है फेंक दिया। तो किसी तो बच्चे ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया, मैम ये ट्रायंगल्स जो है ना, जब बाद में कचरा जो है कचरे की जगह पे जाता है ना, तो ये छोटे छोटे प्लास्टिक के जो ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स या पॉलिथीन के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, ये चिड़ियाएं जो हैं, जो बर्ड्स हैं, इन्हें खा जाती हैं और उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फंस जाता है और उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो तब से मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब मैं जब दूध का पैकेट फाड़ती हूँ तो ये जो ट्रायंगल है ये मैं उसके साथ अटैच्ड ही रखती हूँ। मैं स्लिट ऐसा लगाती हूँ कि वो पूरा फट के अलग ना हो जाए, वो थोड़ा सा उसमें अटका रहे, right? So these are small changes that we can do in our lifestyle to protect our environment. Now there are various other methods जो बड़े स्केल पे हम यूज कर सकते हैं वेस्ट डिस्पोजल एंड वेस्ट से बचने के लिए। वन इज लैंड फिलिंग, वन इज इंसिनरेशन, वन इज वेस्ट कॉम्पैक्शन, वन इज बायोगैस जनरेशन, वन इज कंपोस्टिंग, वन इज वर्मी कंपोस्टिंग। थोड़ा सा डिटेल में बढ़ा देती हूँ। रिसाइकलिंग तो आप सबको पता है, पुराने मटेरियल को किसी और तरीके से यूज करना रिसाइकलिंग कहलाता है। मेटल बहुत अच्छे से रिसाइकिल हो जाता है, प्लास्टिक और ग्लास बहुत अच्छे से रिसाइकिल हो जाता है। जो हमारी पुरानी ग्लास बॉटल्स होती हैं या पुरानी जो हमारे ग्लासेस होते हैं, मान लो टूट गया ग्लास, उसको हम ब्रेक डाउन करके आर्ट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पुराने प्लास्टिक बैग्स को हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। कोई आप कोको कोला या कोई भी सोडा बॉटल खरीदते हो तो उसे फेंकने की बजाय आप घर में उसे वाटर बॉटल की तरह भी अगर यूज कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो रिसाइकलिंग। सो वी कैन कीप रिसाइकलिंग प्लास्टिक एंड मेटल एंड ग्लास। सेकेंड इज लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग नाम से आपको समझ आ रहा है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वेस्ट को कहीं पे भी नहीं फेंक देते हैं। वेस्ट को हम ऐसे एरिया में लेके जाते हैं जहां पे लो लाइंग सिटीज या लो लाइंग एरिया होता है, मतलब कि नॉर्मल लेवल से वो एरिया जो है थोड़ा गड्ढे में होता है, थोड़ा नीचे में होता है। तो उसमें हम आके अच्छी अच्छी मिट्टी भरें, उससे अच्छा है कि वो जो हमारा कचरा है वो हम वहां भर दें और ऊपर की जो 3-4 लेयर है उस पर हम सॉइल डाल दें। तो लैंड फिलिंग इज दैट, लो लाइंग एरियाज में पहले कचरा भर दो, फिर लास्ट की जो ऊपर की लेयर है उस पर लेयर ऑफ सॉइल ऐड कर दो। कभी कभी क्या करते हैं कि हम कचरे की हर लेयर के बाद थोड़ी थोड़ी सॉइल ऐड करते रहते हैं ताकि नेचर अपना प्रोसेस अच्छे से दिखाए, और चाहे ज्यादा टाइम लग जाए, हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाए, लेकिन वो जो वेस्ट है वो डिकम्पोज हो जाए अच्छे से, डिग्रेड हो जाए अच्छे से, राइट। नेक्स्ट,
कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग दो तरीके से कर सकते हैं। एक होती है